हर हर महादेव काजल्स फैमिली। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ त्र्यंबकेश्वर दर्शन। और मेरा सफ़र शुरू होता है पिपरिया शहर से, जहाँ पर मैं और पापा की लेट नाइट ट्रेन थी। तो हम लोग खाना खा पी के निकल गए और मेरी सीधे सुबह नींद खुली और देखा खिड़की बाहर की और हम नासिक पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर मैं और मेरे फादर नासिक स्टेशन पर उतरकर हम लेते हैं एक ऑटो। यहाँ पर ऑटो से जाने का चार्जेस है 150। अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो उसका चार्जेस है 80 या 50, जो भी आपका लग। यहाँ पर आप कहाँ से बस पकड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर हम सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हम ऑटो से कोंडे जाना था। बस आपको बस स्टैंड पर छोड़ेगी। जहाँ से आप ऑटो लेना चाहो तो ले सकते हैं, बल्कि बस स्टैंड से कोंडे की दूरी 500 मीटर, आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ शिव जी की पीछे की मंदिर बना है की, और आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा और वहाँ आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा, जिसको हैरान की कोई आराम से कुंड में स्नान करने से सकते हैं और स्नान करते हैं। स्नान आइए त्र्यंबकेश्वर महाराज के मंदिर में, जहाँ पर में आपको फ्लावर वाली दीदी दिखेंगी। वो आपको बता देंगे कि यहाँ वालों की और से आएंगे वाले हैं लोग करने वाले। यहाँ पर साइड होने का भी टिकट का 200% कि हम कर देते हैं कि मंदिर का पूरा दर्शन करने को मिलेगा। कहाँ से कैसा क्या जाना है, क्योंकि हम टिकट लेना पड़ जाता है, फैमिली लेना पड़ जाता है 200। आपको पानी के लिए परेशान होना, बॉटल में इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में जगह फ्रिज लगे हुए हैं जिसमें बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा था और टाइमिंग मार्च का, बिल्कुल देर नहीं लगी। 1 आवर में पूरे दर्शन कर लिए थे। बाकी और जल्दी हो जाते, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। हम 12 बजे दर्शन के लिए गए थे। थोड़ा जल्दी उठ के जाते या फिर शाम को 2 बजे के समथिंग भीड़ हो, लोग 11-12 बजे उस टाइम ज़्यादा ही लोग के लिए आते थे। लंबी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सफ़र पिपरिया से स्टार्ट हुआ था। तो मेरा ट्रेन का चार्जेस जो रहा था, मेरा और मेरे फादर का 1500 रुपये रखा था, क्योंकि हमने AC का बुकिंग थी। तो वो उनका चार्ज छोड़कर अगर त्र्यंबकेश्वर पहुँचते तो हमने अभी तक 300 का इन्वेस्टमेंट किया था। और वॉशरूम वगैरह हम AC में वगैरह फ्रेश होकर मुँह हाथ धुल के आ चुके थे, तो हमने सीधे स्नान करके मंदिर में एंटर कर लिया था। तो अभी तक हमारा कोई भी चार्जेस नहीं लगा था 300 रुपीज़ के अलावा। और मंदिर में भी कोई फ़ीस नहीं थी। यहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन के अंदर आप जैसे ही मंदिर के जाते हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं। तो बाहर तक का मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि भोलेनाथ जी के दर्शन करने की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, भोलेनाथ की कसम है। और यहाँ पर मंदिर के अंदर का क्षेत्र था जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और अंदर जहाँ प्रतिमा है वहाँ कैमरे अलाउड नहीं है। और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर निकलती हूँ, प्रांगण बहुत बड़ा है गाइस। आप बहुत ज़्यादा देर तक आराम कर सकते हैं। बैठने की बहुत सारी व्यवस्था है। शिव जी की मूर्ति है यहाँ पर। आप सेम जो अंदर है वही को बाहर भी बनाई गई है, जिससे आप पूजा कर सके और समझ सके। अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्तियां हैं। उसी तरीके से पिंडियां हैं शिव जी की, जो कि उसमें जिस तरीके से शिव जी का वो बना रहता है, उसी में बनी हुई हैं तीनों मूर्तियां। और यहाँ पर हम लोग भगवान की आरती वगैरह कर रहे थे, लगा रहे थे। हमने लाए थे, प्रसादी वगैरह लाई थी, उसकी चढ़ोतरी कर रहे थे, फूल वूल चढ़ा रहे थे। और यहाँ पर शिव जी का वो जल निकलता है जो अंदर अभिषेक होता है, वही जल निकलता है। बहुत शिवरात्रि के टाइम पर या सावन के टाइम पर रहती है, या फिर कुंभ के टाइम पर। बाकी यहाँ पर बहुत कम भीड़ रहती है। तो बिल्कुल मेरे पापा जी यहाँ पर प्रसाद रख रहे थे। मैं अपने पापा के साथ गई थी और मेरा मोटिव है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर सकूं। ये 3rd ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैंने अपने पिताजी के साथ की है। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। तो अब बात आती है यहाँ रुकने की व्यवस्था। तो आप होटल या फिर कोई धर्मशाला ले सकते हैं, गजानन आश्रम वगैरह, यहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैंने मेरे पिताजी के साथ खाना खाया था। खाने का यहाँ पर 100 रुपीज़ थाली मिलना चालू हो जाती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी थाली ना लेकर आप ऐसे ही चावल या सब्जी लेकर, रोटियाँ, क्योंकि थाली में इनका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। कि आपको ज़्यादा ऑयली वगैरह पसंद ना हो तो आप साउथ इंडियन खाना खाएं, वो अच्छा था। यहाँ से फिर हमने बस ली और बस से हम लोग रिटर्न पहुँच जाते हैं कहाँ पर, नासिक में। नासिक में जो शहर है पंचवटी, नासिक शहर में एक जगह है पंचवटी, जहाँ मैं पहुँचती हूँ। ये राम भगवान और सीता जी से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ स्पष्ट करता है। यहाँ पर राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड,
ये सभी जगह थे जहाँ पर राजा दशरथ जी की अस्थियों को भगवान राम ने छोड़ा था, क्योंकि गोदावरी ही गंगा जी का स्वरूप है। और इन्हें यहाँ पर ये जो नदी है दक्षिण की ओर जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर भगवान राम की अस्थियों को था। तो यहाँ पर महादेव के दर्शन, और ये कपिलेश्वर महादेव एक अनोखा मंदिर है जहाँ शिव जी के सामने नंदी जी नहीं है। और यहाँ पर इधर के दर्शन करके उनकी जो वो झंडी है उसके दर्शन करके, क्योंकि यहाँ पर आ रहे सब लोग ऊपर की ओर देखते हुए गुम्मट के दर्शन कर, झंडी के दर्शन कर रहे थे। बहुत महत्व है, मैंने सुना था। तो अब यहाँ पर मैंने उनका पूरा राउंड लिया, आसपास की जगह देखी। इस मंदिर में गौशाला भी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद हमने गौतम मंदिर के दर्शन करे, जिसके बाद मैं और पिता, वहाँ से हम लोगों को पता है काला राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर के आसपास आपको खाने के लिए स्ट्रीट फूड बहुत सारा मिल जाएगा, आप स्ट्रीट फूड खा सकते हो। और यहाँ पर उनकी प्रतिमा की मैंने फ़ोटो और वीडियो शो कर दी हैं आपके साथ। और यहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए अंदर पहुँचते हैं काला राम मंदिर के अंदर। आप इसका क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। यदि आप लोग रेस्ट लेके आराम से घूमते हैं तो आप एक मंदिर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। अगर आपके साथ आप फ्रेंड्स से जाते हैं, क्योंकि मैं मेरे फादर के साथ गई थी तो मैंने रील्स वगैरह शूट एक भी नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ तक कि मेरी फोटो नहीं, बस मेरा दर्शन करना अटेंड था। उसके बाद सीता मैया जी की जो गुफा है वहाँ पर, और उसी के जस्ट सामने झांकी बनी हुई है। यहाँ पंचवटी, यहाँ 5 बरगद के पेड़ है, इस वजह से कहा जाता है। और ये गुफा है, इसी के पास पंचवटी है। ये एक पौराणिक मंदिर है और इसी को देख के मुझे लगा कि हाँ, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लगा सच में यहाँ सीता जी रहती हैं। तो पूरी पंचवटी घूमने के बाद एक तो वो घाट, क्योंकि घाट सच ज़्यादा वो होते हैं, पूरी पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद मैं पहुंच जाती हूँ स्टेशन, और स्टेशन से आ जाती हूँ घर। इस पूरे उसमें अगर आप पूजा कराते हैं तो आपका 6,000 समथिंग खर्च लग जाता है 2 लोगों का। और यदि आप पूजा वगैरह नहीं कराते हैं और आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 बार खाना खाने जितना और आने जाने का और AC वगैरह की बुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो मात्र 2 लोग रुकने के बिना मात्र 3,000 रुपये में आप पूरा त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी दर्शन करके आ सकते हैं। जिसमें मैंने तपोवन ऐड नहीं किया, बट आप तपोवन ऐड कर देते हैं तो आप 4,000 के अंदर पूरा पंचवटी घूमकर आ सकते हैं। 600 रुपीज़ चार्ज लगते हैं, जिसमें तपोवन से पूरी पंचवटी के दर्शन ऑटो आपको आराम से बिठाल के घुमा देगा। बट मैंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने सारा पैदल ही दर्शन किया था। हम तपोवन छोड़ के बाकी सारे मंदिर के दर्शन करके आ गए थे। अगर वो 600 और कर देते तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट लगता है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। तो टोटल आप 3,000 में 2 पर्सन बिना स्टे के घूम के आ सकते हैं। आप स्टे और अगर ऑटो लेके तपोवन वगैरह और घूमते तो आपका 1,000 का इन्वेस्टमेंट और लगेगा। 4,000 में आप आराम से घूमते हैं। और यदि आप कालसर्प दोष की पूजा कराने जाते हैं तो आपका 2,000 रुपीज़ उस पूजा में लग जाएगा। 1,500 रुपये तो उसका चार्ज रहता है।